हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अपनी जेईई एडवांस की तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, मतलब बहुत ही रिग्रेसिवली। मतलब देखो, आपको अगर कुछ पाना होता है ना, जैसे आपको जेईई एडवांस पाना है, आपका एक ये लक्ष्य है। तो अगर एक लक्ष्य जैसे आपका एक ये है, टारगेट है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वी आर लिविंग इन कंपटीशन वर्ल्ड। कंपटीशन वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। तो कंपटीशन वर्ल्ड में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है हमें। आई होप आप मेरे शब्दों को समझ पाए होंगे। नाउ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने डे 21 का टास्क, दैट इज डीपीपी नंबर 21। ठीक है, जेई एडवांस रैंकर प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम आपको 100 जेई एडवांस मैथ्स डीपीपी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, आज अगर मैं 21 डीपीपी को अगर डिस्कस कर रहा हूँ, इट मीन कि इससे पहले आप डेली का एक डीपीपी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप 20 डीपीपी को प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, इट मीन कि आप 200 क्वालिटी प्रॉब्लम्स लगा चुके हैं, जिसमें से अगर मैं आपको एक सिंपल सा बताऊं, 20-30 प्रॉब्लम्स ही बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स है। अराउंड अगर मैं 160 से 170 प्रॉब्लम्स क्वालिटी मतलब टफेस्ट प्रॉब्लम्स रही हैं, जिन्होंने जिन प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व किया है। नाउ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आज की इस डीपीपीच को, जैसे इस डीपीपीच में कुछ प्रॉब्लम्स आसान, कुछ प्रॉब्लम डिफिकल्ट, जैसे हर डीपीपीच के अंदर हमने डाला हुआ है। ठीक है, हमारा मकसद कभी ये नहीं था कि सारी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स डाल दो, सभी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स डाल दो। मतलब सभी तरह के मिक्सअप प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट, प्रॉब्लम्स ऐसे होना चाहिए कि प्रॉब्लम देखो सभी आसान होती है, बस स्टूडेंट को एग्जाम के टाइम में विद इन 2 मिनट के अंदर क्लिक करना चाहिए कि हाँ, इस प्रॉब्लम को मुझे कैसे सॉल्व करना है। ये आपकी प्रैक्टिस से ही, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, एवरीवन, सभी के लिए लागू होता है, मेरे लिए भी लागू होता है। अगर मेरी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया रहेगी तो मैं और परफेक्ट होता जाऊंगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप परफेक्ट होते जाओगे। ना बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। समझते हैं सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम की बात करें तो 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, 2 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, देन एक पैराग्राफ है, देन उसके बाद में 3 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, सभी डिफरेंट चैप्टर से हैं। ना बाद में इसका आंसर की तरह रखा है। नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। ठीक है, बहुत ज्यादा बातें हम बिल्कुल नहीं करते हैं ना, शुरू के 1-2 मिनट जरूर बातें करते हैं ना। ओके, नाउ तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल। ये डेफिनेट इंटीग्रल का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। अरे यार, ये डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है और इसमें साइन कॉस वगैरह दे रखा है। क्या लॉजिक आपके पास हो सकता है? अरे पहला काम तो इसको आई मानना चाहिए, 0 to π/4 यहाँ लिखना चाहिए और सवाल को आपने ढंग से पढ़ना चाहिए कि भाई साइन क्यू एक्स है, यहाँ पर कॉस क्यू एक्स है और यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स पावर 4 कॉस एक्स पावर 4। अरे यार, साइन एक्स पावर 4 कॉस एक्स पावर 4 पता होता है कि यार प्रॉब्लम्स में जनरली टेन वगैरह में कन्वर्ट करो, सेक स्क्वायर, टेन एक्स को टी मानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में जाता है। क्या उसी पैटर्न पे काम कर रहा है क्या? सवाल करके देखते हैं एक बार। तो मैंने देखो क्या किया, cos x पावर 4 को बाहर कॉमन ले लिया, तो बाहर तो आ गया भैया cos x पावर 8। ठीक है, पावर 2 देखा यहाँ पर ना, तो यहाँ बन जाएगा भैया tan x पावर 4 प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर और dx। अरे cos q से मैं एक क्यूब यहाँ कट कर देता हूँ, पावर 5 बचा, 3 इसको दे दिया, 2 सेक स्क्वायर में ले गए। ठीक है, तो 0 to π/4 तो हमने यहाँ लिख लिया और दैट इज बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा भैया tan x पावर क्यू और यहां से बन गया sec स्क्वायर एक्स dx और ये आ जाएगा tan x पावर 4 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर और यहाँ dx आ गया ना, वो लिखा हुआ ऑलरेडी यहां तक आ गया। अरे ये तो यार कन्वर्ट हो गया है ना, बहुत आसान से। अब देखो tan x को t मानू तो dt में चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ t आ जाएगा, t पावर 4 हो जाएगा, tan x से बात बन जाएगी। अरे यार थोड़ा सा और दिमाग लगाओ आप लोग, इस पूरे को ही t मान लूं क्या मैं? यार शायद बात बन रही है क्या? अरे यार सर जी देखो, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ बच्चों, तो ये तो कुछ ऐसे बन जाएगा यार, 4 tan क्यू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 1 का 0 लिख देंगे। अरे ये तो सर ऊपर आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, बस 4 नहीं है तो जो नहीं होता है उसको आप डिवाइड कर देते हो। ये तो 1/t² लिखा है, 1/t² का इंटीग्रेशन कितना आता है? -1/t। क्या आता है? -1/t आता है। तो हमने बच्चों यहाँ ऐसे रख दिया और t का, इसको t माना ही था और 0 to π/4 कोई भी लिमिट में कन्वर्जन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अपर लिमिट पुट करते हैं, -1/4 यहाँ लिखा हुआ है।
अपर लिमिट पुट किया तो यहाँ से 1/2 बन जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 और यहाँ -1 आ जाएगा। दैट इज -½ आ गया, -½ को मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 1/8 आंसर आ रहा है। ऐसा ऑप्शन में दे रखा है, मतलब पहले का डी ऑप्शन सही है एकदम। ठीक है, बहुत ही सही प्रॉब्लम, फर्स्ट का डी एकदम करेक्ट जवाब है ना। नाउ देखो इस प्रॉब्लम को देने के पीछे लॉजिक क्या था, बच्चों को स्टेंट क्लियर करना, मतलब स्टेंट माइंड में से क्लिक करना चाहिए। अरे कैसे करते हैं ना, और कैलकुलेशंस वाला पार्ट भी बहुत फास्ट होना चाहिए। बहुत ही सही प्रॉब्लम है ना। ओके, नाउ सेकंड प्रॉब्लम, गजब की प्रॉब्लम है यार, गजब की यार। मैं आपके क्या बोलूं इसको, प्रॉब्लम को ना बहुत ही लल्लू टाइप की प्रॉब्लम्स और बहुत ही डिफिकल्ट टाइप की प्रॉब्लम्स। बस आप हिडन कंसेप्ट समझ जाओ। सवालों में यही तो होता है यार, एडवांस में होता ही क्या है, बस बातों को वो क्या उसने बोलना चाह रहा है। इन ए ट्राइंगल एबीसी सर्कम रेडियस इतना दे रखा है, इन रेडियस इतना दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है। मतलब आपको कैपिटल आर पता है और स्मॉल आर पता है। इफ द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू इतना है, ठीक है, m रूट n करके, और m और n प्राइम नंबर से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो तो अपना निकाल ही लेंगे ना। बस हमें इसका वैल्यू निकालना है। अरे यार यहाँ a cot स्क्वायर a, फिर यहाँ क्या कर दिया उसने, इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ क्यूबिक आ गया यार, सीक्यू को, ऐसे पावर्स बढ़ती जा रही है। क्या करना चाहिए यार, क्या करें क्या करें। देखो सवाल का सॉल्यूशन जब मैं समझा रहा हूँ ना, तो पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि इसके अंदर का जो हिडन पॉइंट है उस पर आप थोड़ी सी रिग्रेसिवली मेहनत कर लो, है ना। सॉल्यूशन बाद में देखना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन का मजा खराब हो जाता है। क्वेश्चन के अंदर की जो आत्मा होती है ना, आत्मा निकल जाती है, जान निकल जाती है उसकी, अगर आप सॉल्यूशंस देख लोगे तो बिना अटेम्प्ट किए हुए, ये आप एग्जाम में ऐसे फिर सोच नहीं पाओगे। ठीक है ना, देखो जैसे मैंने आर लिखा है, स्मॉल आर लिखा है यार, मुझे एक बात समझ में आई यार, 1.5 का मैं डबल करूं तो ये लिखा हुआ है, मतलब कि कैपिटल आर बराबर 2 टाइम्स ऑफ आर लिखा हुआ है। अरे यार कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर ऐसे लिखा हुआ है। यहां से मैं बोल सकता हूं भाई ये जो ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, एक ही लाइन में। अब जैसे आपने ये बात समझी ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो बहुत सारी बातें आ गई, ए बराबर बी बराबर सी आ गया, और एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर और एंगल सी बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया यार। ये तो मतलब प्रॉब्लम ही खत्म हो गया है। तो क्या बात कर दी सर आपने, देखो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया है तो ना। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में अब ये माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये ऐसा करने से इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों होता है। बच्चों बहुत ही आसान सा, देखो आपको एक फॉर्मूला है, प्रूफ कर देता हूँ। स्मॉल आर बराबर क्या होता है, 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। सभी को ये फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो पता करो, याद रखो इसे। ठीक है, एंगल ए, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं उल्टा प्रोसेस फॉलो करता हूँ। उल्टा मान लेते हैं कि अगर एंगल ए 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ से 30 बनेगा, मतलब 4r यहाँ से बना और ये 1/8 आ गया ना स्मॉल आर। तो कैपिटल आर बराबर यहाँ से कितना आ गया, 2r आ गया। अरे यार मतलब मैं उल्टा लेके चला था, मतलब ये वाला रिजल्ट कब आएगा, जब ये सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। सारे एंगल 60 डिग्री हुए तो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा। खत्म 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 प्रॉब्लम। अब ना अपने सवाल पर आते हैं ना, जो इसने पूछा है वो निकाल देते हैं। तो ए बी सी सब बराबर है, तो ए बी बराबर ए ले लेते हैं, एंगल से ना सब ऐसे बराबर दे रखे हैं। कॉट ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, मतलब एंगल ए 60 डिग्री है तो कॉट ए tan 60 कितना होता है बच्चों, √3। ये कितना आ जाएगा, 1/√3। 1/√3 को मैं क्या लिख दूंगा, 3। ठीक है, बी की जगह मैं ए ही लिख देता हूँ, ए स्क्वायर। ठीक है, 1/√3 का क्यू कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा ना। यहाँ पर फिर अगेन मैंने ए ही लिख दिया, ए क्यू आ गया। कॉट, हाँ 60 डिग्री लिखा हुआ तो 1/√3 पावर 4 कराएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक बात है, यहां तक की बात तो क्लियर हो रही है ना, ये अपना आंसर है। अच्छा एक और चीज, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो एंगल ए और ये साइड लेंथ के बारे में बात करें, और यहाँ एंगल 60 डिग्री है, तो आपको एक बात तो पता है, ए अपॉन साइन ए बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 2r लिख सकते हैं। वेरी गुड, क्यों नहीं लिख सकते, बहुत ही बढ़िया लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2r साइन ए लिख सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ आर का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, 3 यहाँ पुट कर दिया। साइन ए कितना है, 30 डिग्री, मतलब एंगल ए 30 डिग्री है तो साइन ए कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। √3/2 आया, 2 से 2 कैंसिल कट गया, मतलब ए बराबर कितना आ गया, 3√3 आ गया। अरे यार पुट कर देते हैं, ए का वैल्यू मैं 3√3 पुट कर देता हूँ, 3√3 अपॉन में 3। ए का वैल्यू 3√3 पुट कराएंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, 3√3 का स्क्वायर तो 9 यहाँ से आ गया, और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 3√3 लिखा हुआ है। ठीक है, ए क्यू अगर करेंगे तो 3 का क्यू तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा।
रूट थ्री का क्यूब करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, अपॉन में यहाँ 9 आ गया ना। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही आराम से कैलकुलेशन कर ले। 1 से यहाँ ये कैंसिल होगा, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, √3 से √3 टाइम्स ये कैंसिल हो गया है ना, 9 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। बहुत ही बढ़िया बात है ना। अब देखो ये लिखा हुआ है 9√3, यहाँ लिखा हुआ है 3√3, तो ये हो गया 12√3 और एक √3 यहाँ लिखा हुआ, मतलब 13√3 लिखा हुआ है। अरे यार ये तो m√n के फॉर्मेट में आ गया, m√n के फॉर्मेट में आ गया। m और n दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं ना। अगर हम बात करें अपने सवाल की तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसका वैल्यू कितना है 13 सॉरी √3 ये आ गया। पूछा क्या है आपसे, m-1 अपॉन n पूछा हुआ, मतलब 13 - 1 अपॉन 3 पूछा हुआ, दैट इज 4 आ जाएगा। क्या आंसर आया, ऑप्शन बी आया। क्या दे रखा है सेकंड का, बी। बी गजब 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 यार। देखो इस सवाल में ना, सवाल को सॉल्व करते आपको मजा आ जाना चाहिए कि यार क्या गजब बात थी यार, ये कंसेप्ट मैंने पहले क्यों नहीं सोचा यार, आपको ऐसा फील होगा। और आईआईटी यही घुमा देता है, डेटा पर खेल गया। मतलब किस पर खेल गया, डेटा पर खेल गया। डेटा, जब नंबर्स दे रखे ना, बड़े कमाल कमाल के नंबर्स थे, इनमें कुछ खूबियां थी। चलो बच्चों, इस खूबी को आप सवाल की खूबी समझ पाए है ना। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस करने वाला प्रॉब्लम दिया आपको ना। इन नॉन कांस्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहली बात तो देखो इसका मतलब समझ में आना चाहिए, नॉन कांस्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट अर्थमेटिक एपी नहीं है। मतलब जैसे अगर मैं बात करता हूँ 2 2 2 2 2 डॉट डॉट ऐसे चल, ये भी एक एपी है, ये जीपी भी है, पर ये कैसी है, कांस्टेंट एपी है। इसका डी कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। नॉन कांस्टेंट का बोल रहा है, नॉन कांस्टेंट एपी जैसे आपने पढ़ा, इसका मतलब डी 0 नहीं है। ठीक है, मतलब या तो बढ़ती हुई एपी होगी या घटती हुई एपी होगी। हैविंग ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं उसमें, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। हैविंग पॉजिटिव इंटीग्रल कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस डी है वो कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है। द रेशो ऑफ द फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ टर्म, ठीक है, टू द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स इस 13/12 दे रखा है। मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ऑड है। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म, डॉट डॉट चलते गए। अपॉन में यहां हमने लिखा T2 प्लस T4 प्लस T6 प्लस T8 डॉट डॉट डॉट। इसका अगर मैं रेशो लिखूं तो भैया ये 13/12 आएगा। ये दे रखा है ना। उसने बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है ऑड है, तो मतलब n बराबर, मतलब n जो है नंबर ऑफ टर्म्स आप मान लो 2n+1 मान लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, n डॉट o डॉट t, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर और टर्म्स है तो आप देखो ऐसे समझो 1 3 5 7 9 11, तो आपने ऐसे ऊपर टर्म्स लिख दी 1 3 7 9 ना। ऊपर टर्म्स अगर बात करें तो भैया और टर्म्स लिखेंगे तो यहाँ n+1 टर्म्स आएंगी। एक बात, या इवन टर्म्स की बात करें तो इवन टर्म्स कितनी आ रही होंगी, इसमें n टर्म्स आ रही होंगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी ना। उसके बाद तो प्रॉब्लम खत्म। T1 AP की बात चल रही है तो T1 तो अपना क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। T3 की बात करें तो भैया A+2D आ जाएगा। T5 की बात करें तो A+4D आ जाएगा। डॉट डॉट चलते गए आप लोग है ना। अपॉन में अगर बात करते हैं तो यहाँ A+D प्लस साइन ऑफ A+3D आप लिखोगे। अब तो फटाफट फटाफट से सॉल्व कर देना आपको ना। इन दोनों का रेशो कितना है, 13/12 है। नाउ अब बात समझो, ऊपर एक एपी लिखा हुआ, एपी का सम लिखना है। अरे यार एपी का सम लिखने का फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से पता है मुझे। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1/2 लिखा, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म a। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1, उसमें से एक कम कर दिया n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2d आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। नाउ उसके बाद में यहाँ पर अगर लिखें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, n आ गया, तो n/2, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म a+d आ रहा है ना। उसके बाद में n-1 इंटू डी, डी कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d है। बड़े ध्यान से सॉल्व करना होता है ना प्रॉब्लम्स को, आसान है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर जाओ ना। अब देखो बात को समझे तो यही थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर ध्यान लगाते हैं। तो 2 से तो 2 कैंसिल हुआ। ठीक है, यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन यहां से लिया, यहां से भी 2 कॉमन आया, कॉमन लाके कट गया। ऊपर वाले पॉइंट को अगर समझे तो यहां से तो बचा a+nd।
यहाँ से ए बचा, यहाँ से ए प्लस डी बचा, और यहाँ से कितना बच रहा है, ए प्लस डी तो यहाँ से बच रहा है, यहाँ से डी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एन डी माइनस का डी, मतलब डी से डी भी कैंसिल हो गया, नीचे कितना बच गया, ए प्लस एन डी, ए प्लस एन डी से ए प्लस एन डी भी कैंसिल हो गया ना। अगर आप बात समझे तो एन प्लस वन अपॉन एन बराबर कितना आ जाएगा, 13/12 ना। उसके बाद अगर सिंप्लीफाई करें, एक ही लाइन में सॉल्व करो, 12n इधर आ रहा है और 13 इधर आ रहा है, इस साइड लेके गया तो n आ गया, इधर 12 आ गया तो n बराबर 12 आ गया। तो ठीक है, ये अपना आंसर हुआ क्या, ये अपना आंसर है कि नहीं, n बराबर 12 नहीं आंसर होगा, दे भी नहीं रखा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2n प्लस 1 होगी ना बेटा, 12 यहां पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, दैट इज आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आपको थर्ड प्रॉब्लम बढ़िया से समझ में आ गई, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं थी, सॉल्वेबल प्रॉब्लम थी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हम मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम की तरफ। मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स एम दे रखा है, ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स एन दे रखा है, बीने टू मैट्रिक्स दे रखा है सच दैट, ये वाली कंडीशन दे रखी है, एम एन स्क्वायर बराबर 3mn, डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन 0 नहीं है, देन चूज द करेक्ट ऑप्शंस और वेयर टी इज ए 2x2 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ एन एम या डिटर्मिनेंट ऑफ एन एम पूछा हुआ है, एम एन के बारे में जानकारी है आपको, और आगे पूछा हुआ पी इंटू एन एम समथिंग कुछ ऐसा दे रखा है ये, देन इसका वैल्यू क्या क्या होगा, 4 ऑप्शन है ना। एक काम करते हैं, इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, दोनों तो सही नहीं हो सकते ना। अब देखो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि एम एन का स्क्वायर बराबर कितना है, 3mn है, ये दे रखा है, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, बोथ साइड पहले ए और सी ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। बोथ साइड आपने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, वो बाहर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। 3 टाइम्स ऑफ, सॉरी यहाँ गलती कर देते हैं, अब क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ एम एन, ऐसे लिखा। 3 को जब बाहर निकालेंगे तो m और n हमारे पास में कैसे, m इंटू एन की अगर मैं बात करता हूं, m इंटू एन 3x3 का एक मैट्रिक्स होगा, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो यहां से अब 3 बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर निकलेगा, और ये कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन, और यहां से आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, स्क्वायर है तो एक रह जाएगा। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन का वैल्यू कितना आ गया, 27 आया, ठीक है, यहां से तो मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है ना। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन है ना, सॉरी मैं एक बार बता देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन निकालो या फिर एन एम निकालो, एक ही बात है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है इस बात में, क्लियर। नाउ आपको यहां तक की बात तो क्लियर हो गई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एन एम पूछा था एम एन की जानकारी देते हुए। नाउ अब देखो सवाल में आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए और सी में से सभी बच्चों को डिसाइड होना चाहिए कि ए और सी में से कौन सा टिक करना है। अब देखो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज का क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन बी और डी, क्वेश्चन नंबर 4 के बी और डी में, इसमें ध्यान देते हैं कि भाई ये कैसे करेंगे, कि भाई यार पी इंटू, जैसे बी की बात करूं, बी और डी ऑप्शन एक ही बात है ना, एक ही चीज पूछा हो, इन दोनों से कोई सा भी एक डिसीजन लेना है, कौन सही है कौन सा गलत है। पी इंटू एन एम और पी इंटू एन एम बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, पी इंटू एन एम के बारे में दे रखा है, और यहाँ एम एन है, क्या करना चाहिए, एन एम की जानकारी मिल सकती है क्या मुझे, एन एम की जानकारी, चलो मैं निकाल के देखता हूं मिलती है कि नहीं निकलती है ना, आप लोग भी सीखोगे बात को। एम एन का स्क्वायर है, एम एन इंटू एम एन लिख दिया मैंने, और 3 टाइम्स ऑफ एम एन यहां लिखा हुआ है, मुझे किसकी जानकारी चाहिए, एन एम की बारे में जानकारी चाहिए। तो एक काम करता हूं मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब एम से यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई किया, एन एम आ गया, ठीक है। यहाँ मुझे एन एम चाहिए था, तो और एन से मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स से, आपको ये तो पता ही होगा अच्छे ढंग से। अगर जैसे आपने जैसे मल्टीप्लाई किया देखो एन एम एन एम एन एम, तो भैया ये तो एन एम का क्यूब बन गया, और ये कितना बन गया, 3 टाइम्स ऑफ एन एम का होल स्क्वायर। अरे यार गजब, यार बहुत ही गजब हो गया सर जी ना, मजा आ गया आपने जैसे ये बात लिखी है ना। अब देखो एन एम का स्क्वायर तो मैंने ले लिया यहां से कॉमन, तो यहां तो क्या बचा भैया, एन एम माइनस इसको जब इधर लेके आए और 3, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बच जाएगा, जब कॉमन लेते हैं तो ऐसे करते हैं। अब देखो यहां से मैं एक बात आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ही अच्छे से मेरी बात समझना मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं क्या, ऐसे मान लो कि 2 मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है, दोनों नल मैट्रिक्स हैं।
अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। अगर आपको ये कंफर्म पता है तो यहां से आप क्या बोलोगे, दैट इंप्लाइज कि बी मस्ट बी नल मैट्रिक्स, बी मस्ट बी नल मैट्रिक्स। कैसे हुआ इसका मैं प्रूफ दूंगा अभी आपको ना। पहले आप तसल्ली से 1 मिनट का मौन धारण करते हुए इस बात का आप सोचें, ठीक है। नाउ 2 मिनट का नहीं रखवाया, 2 मिनट का गलत रखवा, मतलब वो अलग चीजों में होता है। बस तसल्ली से और शांति से समझे ना। देखो बात को समझिए, ए इंटू बी। मान लेते हैं कि लेट, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं, लेट लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है तो यहां से आप क्या बोलोगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट। लेट नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। आपने क्या किया, इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी बराबर जीरो है। यहां से आई आ जाएगा और बी कितना आ जाएगा, अपना नल मैट्रिक्स आ गया। फाइनली हमारे पास कितना है, बी नल मैट्रिक्स आ गया। मतलब काम की बात क्या रही, अगर ए इंटू बी लिखा हुआ है, अगर किसी एक का भी अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो अगली बार से तो मुझे इनवर्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं लिख दूंगा मैट्रिक्स बी कैसा होगा, नल मैट्रिक्स होगा। इट मीन कि मैं जो कहने जा रहा हूं आपको, n इंटू एम बराबर -3i, जैसे मैं लिख देता हूं -3i, भाई दैट शुड बी कैसा होना चाहिए, जीरो। यहां से एन एम बराबर कितना आ गया, 3i आ गया, मतलब ये 3i आ गया। अरे यार सर जी आपने मजा मजा बांध दिया इसमें ना, मजा है ना बच्चों, क्या मजा आया। देखो अब मजा मुझे ये आ गया कि इसकी जो वैल्यू है वो 3i आ गई, ठीक है। अब p को अगर i से मल्टीप्लाई कराओगे तो p ही आ जाएगा, 3 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये बाई 3 हो जाएगा। मतलब अगर मैट्रिक्स p की मैं बात करूं, p क्या लिखा हुआ, i/3 लिखा हुआ है। अच्छा i/3 लिखा हुआ और मुझे इसका वैल्यू निकालना है, बहुत ही सही बात है ना। अब देखो बात को समझो, मैं यहीं से लिखता हूं इस बातों को, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ p प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू डॉट डॉट p पावर n, ये मुझे लिखना है। और लिमिट क्या ले रखा है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो पॉइंट को समझना, मेरे पॉइंट को समझना, आंसर में यहां भी गलती कर सकते हैं बच्चे, है ना। लिमिट हमने लिखा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, डिटर्मिनेंट यहां लिखा हुआ, चलो ये वाला सिंबल लिख लेता हूं, i/3 आपने यहां लिखा, आई स्क्वायर को मैं आई लिख दूंगा, यहाँ 9 आ जाएगा, आई क्यू को आई लिख देंगे, यहाँ 27 आ जाएगा, डॉट डॉट आई पावर एन को भी आई लिख सकते हैं और यहाँ एन 3 पावर एन लिख देते हैं, ठीक है। आई को तो आपने क्या किया, बाहर निकाला ना, समझते हैं समझाते हैं बात को। एन कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। एक काम करता हूं मैं, आई तो यहां से कॉमन ले लिया, अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो भैया 1/3 स्क्वायर डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी लगा दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां से इस जीपी का सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a/1 - r, ये आ जाएगा। तो मतलब ये कितना आ गया, 2/3 आया तो 1/2 आ गया, इस सॉरी सीरीज का सम आ गया। अब यहाँ i/2 लिखा हुआ है, i/2 लिखा हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों, तो जब 1/2 को बाहर निकालोगे तो 1/2 पावर 4 करके, सॉरी स्क्वायर करके बाहर आएगा, तो इसका ऑर्डर 2 है। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ आई लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना 1 है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1/4, इसका आंसर आया। क्लियर, क्या आंसर होगा 1/4। तो कौन सा ऑप्शन में टिक करूंगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो सी और डी हमारे पास बिल्कुल सही जवाब है। नाउ फोर्थ का क्या आंसर दिया है, फोर्थ का आंसर ए और डी, ए और डी दे रहा है। क्या हाँ मैंने कहीं कोई गलती करी है क्या, चेक करेंगे, बिल्कुल एकदम ढंग से चेक करेंगे। एम एन का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एम एन का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ, 3mn यहाँ से लिखा हुआ, m इंटू एन की बात करें, सॉरी बच्चों ना, बिल्कुल यहाँ पे गड़बड़ करती ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। आपको मिस्टेक समझ में आई, मैं समझाता हूँ मिस्टेक को। मिस्टेक कहाँ है, सवाल के अंदर दम कहाँ था और मिस्टेक कहाँ कर दी है ना, इसमें देखो मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, बहुत बड़ी। डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन, मैंने आपको एक बात बोला था, डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन और डिटर्मिनेंट ऑफ एन एम बराबर आएंगे, बट ये तभी बराबर आएंगे जब दोनों के ऑर्डर कैसे हो, ऑर्डर सेम हो। क्या दोनों के ऑर्डर अभी सेम है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एम कितना दे रखा है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर दे रखा है 3x2 का, एन कितना दे रखा है, बी आई जे ऑर्डर दे रखा है 2x3 का।
तो अगर मैं एम एन मैट्रिक्स लिखूंगा तो टू टू हटेगा, तो इसका जो ऑर्डर आएगा भैया ये 3x3 का आएगा। अच्छा अगर मैं एन एम लिखूंगा, एन एम, तो एन को पहले लिखा है तो 3 3 हटेगा, तो भैया इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2x2 का आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड था जब दोनों के ऑर्डर सेम सेम थे। तो मतलब ये वाला ऑप्शन, बहुत ही बड़ी गलती हुई मेरे से, देखो तो जो मैंने से गलती होगी ना इस बात की। अब देखो सवाल को मुझे यहीं से आगे सॉल्व करना पड़ेगा, एनएम निकालना पड़ेगा। ये एनएम आ गया और यहां से जब मैं डिटरमिनेंट लूंगा बोथ साइड, ठीक है, तो आपको देखो मेरी गलती से क्या समझ में आया कि भाई इस बात का एक पॉइंट को हाईलाइट हो गया जो मैंने भी गलती की है ना, ठीक है। तो 3 जब यहां से बाहर निकालेंगे तो 3 स्क्वायर करके बाहर निकलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ आई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आपको मेरी गलती से भी आप सीखे कि नहीं सीखे बच्चों, सीखना बहुत जरूरी है ना। तो कभी भी देखो डिटरमिनेंट ऑफ एम एन और एन एम आप बराबर लिख रहे हो भैया, इन दोनों को बराबर लिख रहे हो तो दैट मस्ट बी ऑर्डर सेम होना चाहिए। वेरी कॉशस, बहुत कॉशस रखना है आपको इस बात को ना। चलो मेरी गलती को तो इग्नोर कर देना, आप गलती को मत करना और मेरी गलती से आप सीखना, ठीक है। तो ऑप्शन ए आएगा। मैंने ये नहीं बोला कि यार वो सी वो गलत है, आंसर की गलत है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, चेक करके देखा मैंने ना। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट लाइन, मतलब ये लाइन नॉन कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट नहीं है। एक लाइन ये दे रखा है, एक लाइन ये दे रखा है और एक लाइन ये है, लाइज ऑन ए सर्कल, मतलब जो 3 नॉन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 नॉन कॉन्करेंट लाइन लाइज ऑन ए सर्कल, में जो 3 पॉइंट्स आ रहे होंगे वो सर्कल पर लाई कर रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। इफ वन ऑफ द लाइन इज डायमीटर, एक लाइन डायमीटर है ऑफ दिस सर्कल का, देन क्या संभावना है, देन पूछ रहा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 5, देयर विल बी ए यूनिक वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए की कितनी वैल्यूज होंगी। फिर उनका सम पूछा है क्या ये सेंटर हो सकता है, क्या ये सेंटर हो सकता है। बहुत ही प्यारा सवाल और बहुत ही मासूम सा सवाल। देखो पहले तो आप बात समझो कि लाइनों के बारे में बात करें तो 2 लाइन फिक्स है, एक लाइन ये फिक्स है, एक लाइन ये फिक्स है। इस लाइन को मैंने प्लॉट किया, इस लाइन को प्लॉट किया, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब सारी लाइन गड़बड़ करती है यहां से। अगर कॉन्करेंट लाइन होंगी तो भैया ये लाइन ऐसे जा सकती है, ठीक है, ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है तो ये लाइन भाई किसी एक लाइन के पैरेलल भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है ना, इस लाइन के पैरेलल भी। बट उसने बोला ही नहीं, तीनों क्या बोला, तीनों नॉन कॉन्करेंट लाइन है, तो मतलब ये लाइन कुछ ऐसे मान लेते हैं। और इस लाइन की मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, ए एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ऐसे लिखा। ये लाइन हमारे पास में x प्लस का 2y बराबर कितना है, 3 है, और ये लाइन है x प्लस 3y बराबर 5, और ये लाइन हमने लिख रखा है। 3 नॉन पॉइंट्स आ गए। अब उसने बोला है कि वन ऑफ द लाइन इज डायमीटर, क्या ये लाइन डायमीटर हो सकती है क्या। मान लो अगर ये लाइन डायमीटर है और एक सर्कल ऐसे बन रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि डायमीटर है, तो भाई दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है ना, किसी एक ही वैल्यू के लिए दोनों परपेंडिकुलर आ सकती है, डायमीटर में ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसका स्लोप देखूं तो कितना आ रहा है, -½ आया। यहाँ से अगर मैं इसका स्लोप देखूं तो कितना a आया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही बात है ना। यहाँ से a के इस वैल्यू के लिए दोनों कैसे हो सकते हैं, परपेंडिकुलर हो सकते हैं। अब क्या देखो a बराबर 2 पुट कर दो आप लोग यहाँ पर, तो मैं ये वाला पॉइंट निकाल दूंगा और ये वाला पॉइंट निकाल दूंगा, जो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना, बी और सी। यहाँ से आप सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक बात, ये लाइन हमारे पास डायमीटर बनी, क्या ये लाइन डायमीटर हो सकती है क्या, चलो बनाते हैं डायग्राम। तीसरी लाइन में इस लाइन को मैंने डायमीटर ले लिया, x प्लस 2y बराबर 3, और ये डायमीटर जैसा डायग्राम बना भी लेते हैं। ठीक है, अब एक लाइन हमारे पास ये आ गई और एक लाइन हमारे पास में ये आ गई। अब ये लाइन हम ले लेते हैं x प्लस का 3y बराबर 5, और ये लाइन है ax माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, ये लाइन आ गई। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है, पॉसिबल है, कि एक का स्लोप कितना आ रहा है, -1/3 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, m1 m2 -1 लगा रहे हैं, तो यहाँ से a बराबर -1 आया, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, पॉसिबल है, तो a का वैल्यू 3 आ गया, तो a का वैल्यू 2 आया, तो दोनों का सम कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ a इज 5, है ना। ठीक है, यूनिक वैल्यू आएगा, नहीं नहीं दो वैल्यू आ रही है ना। ठीक है, अब आपको सेंटर निकालना है, तो देखो a का वैल्यू पता चल गया, तो इस लाइन को यहाँ पुट करेंगे, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दोगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दोगे। प्लीज बेटा आप ये खुद कर लेना, और यहाँ सेंटर निकल जाएगा, और वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक लाइन है ना, ये दोनों ये लाइन डायमीटर बन सकती थी, हमने ये बना लिया, ये लाइन डायमीटर बन सकती थी, क्या ये लाइन भी डायमीटर बन सकती है क्या मेरे प्यारे बच्चों, बताओ।
बताओ बताओ बताओ, ये लाइन डायमीटर बन सकती है क्या? डायमीटर है ना, डायमीटर है। नहीं बन सकती क्योंकि सर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ही नहीं। तो सवाल यही खत्म हो गया, आगे मुझे अब कोई और केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके बच्चों, क्लियर, गुड, वेरी गुड यार, मजा है ना इसमें, होता मजा है ना, सवाल को सॉल्व किया, समझाया भी है ना बहुत बढ़िया से ना। नाउ आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 क्या है, हमारे पास एक पैराग्राफ दे रखा है, और पैराग्राफ को ध्यान से देखें तो क्वाड्रेटिक के ऊपर पैराग्राफ है, अंडर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये दे रखा है। अब उसने बोला एफ एक्स कैन टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोला भी है ना। देन टी मस्ट लाई इन द इंटरवल, तो टी कहाँ लाई करना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा, एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन टी लाई इन द इंटरवल, टी कहाँ लाई करेगा। कंप्लीट सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान समझना। एफ एक्स बराबर क्या है, पहले तो ये समझो, एफ एक्स बराबर है टी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2t - 1 इंटू एक्स प्लस 5t - 1। दिस इज एफ एक्स, ये एफ एक्स रखा है, ठीक है, दिस इज एफ एक्स। उसने क्या बोला, एफ एक्स कैन टेक, एफ एक्स वैल्यू जो ले सकता है, पॉजिटिव भी ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है, देन टी मस्ट लाई इन द इंटरवल। तो भैया पहला क्वेश्चन तो मेरा बहुत ही आसान हो गया था। कैसे, इस क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो भैया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले रहा है, मतलब ग्राफ या तो इसका अपवर्ड ओपन हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ग्राफ कैसा होना चाहिए, एक्स एक्सिस को कट करता हुआ होना चाहिए, बस ये प्राइमरी कंडीशन है, ठीक है। और दो डिस्टिंक्ट रूट आने चाहिए, तो मतलब क्या है कि इस कंडीशन को होने के लिए डी कैसा होना चाहिए, डी होना चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज आंसर। और उसके बाद तो क्या है, बस सॉल्व कर लेना, नाउ डी निकाल लेते हैं इसका। डी कितना आएगा, बी स्क्वायर किया हमने तो यहाँ से डायरेक्ट स्क्वायर किया करो, 4t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 1, माइनस ऑफ 4 ए का वैल्यू टी आ रहा है और सी का वैल्यू कितना आया, 5t - 1 आया। नाउ डी बराबर कितना आ जाएगा, 4t स्क्वायर यहाँ से आ रहा है माइनस का 20t स्क्वायर आया, तो मतलब -16t स्क्वायर तो यहाँ आया, माइनस का 4t यहाँ से आ रहा है, प्लस का 4t कैंसिल हो गया, प्लस का 1 यहाँ पर आया, दिस इज द डी। मतलब माइनस साइन अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 16t स्क्वायर -1 ग्रेटर देन जीरो, माइनस साइन से डिवाइड लगा दिया तो 16t स्क्वायर, फैक्टर भी कर देता हूँ ना ताकि आप लोगों को ये सब पता रहता है ना। अब ये इनक्वालिटी है, सॉल्व करना आप लोग जानते ही हो, 4t+1 और माइनस साइन से डिवाइड कराएंगे तो इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, और t कितना आ जाएगा हमारे पास भाई, -1/4 से लेकर के +1/4 के बीच में होना चाहिए। सवाल में क्या बोला है कि मतलब ये वैल्यू, सॉरी उसने देखो बहुत ही गड़बड़, फिर से गड़बड़ हुई मेरे से, सॉरी बच्चों। उसने बोला अंडर ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल ही दिया। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल दिया तो पहले ही मैं इस बात को बोलूंगा कि टी जीरो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस लाइन, कि दिस ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो टी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या आंसर लिखेंगे, -1/4, ये आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई है ना। तो अब हमारे पास में ये जो आंसर आया, यहां से हम क्या रहेंगे, एंड साथ में एक बात ये भी बोलेंगे, टी कैन नॉट बी जीरो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। नाउ आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या रहता है, एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। एफ एक्स नॉन नेगेटिव है, अब देखो पॉइंट को समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं एफ एक्स, और एफ एक्स को चलो मैं थोड़ी देर के लिए लिख भी लेता हूं। क्या दिया है एफ एक्स में हमारे पास में, टी एक्स स्क्वायर -2t, टी एक्स स्क्वायर तो हमने यहां लिखा माइनस ऑफ 2t - 1 इंटू एक्स यहां से लिखा, और प्लस 5t - 1 लिखा, +5t - 1 लिखा, ठीक है ना। पॉइंट समझो, एफ एक्स बराबर ये है। अब पॉइंट ये है बच्चों, काम की बात ये है, एफ एक्स बराबर टी एक्स स्क्वायर -2t ऐसा कुछ लिखा हुआ है, दिस इज द एफ एक्स, क्लियर। उसने बोला है कि एफ एक्स कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो,
एफ एक्स जब एक्स जब जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब काम की बात मैं आपको बताऊं कि आपने एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, क्लियर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया तो मतलब क्या है कि एक डायग्राम की बात करें, हम दो केसेस लेते हैं, अपवर्ड ओपन और डाउनवर्ड ओपन लेके चलते हैं ना। अपवर्ड ओपन में लेके चले तो वो कह रहा है कि जब जीरो के बाद जब हम जा रहे हैं, जब एक्स जीरो के बाद जा रहे हैं तो एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक है तो डायग्राम ऐसे कुछ बन सकता है। देखो जीरो के बाद कैसा गया है, जीरो के बाद पॉजिटिव जा रहा है, सही बात है, ये एक्सेप्टेबल है केस। क्या ये वाला केस भी एक्सेप्टेबल है क्या, आप ये बात समझो। ऐसे अगर निकल जाए, जीरो के बाद अगर जा रहे हैं तो पॉजिटिव है या जीरो है, एक्सेप्टेबल है। क्या भैया ये वाला केस भी एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ये केस भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अच्छा क्या ये वाला केस एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल ये वाला केस एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज रही है ना। नाउ यहां तक की बात हमें समझ में आई। अच्छा अब देखो मैं कलर चेंज करते हुए बता रहा हूं, वैसे मैं इसको रफ भी कर दूंगा बाद में ना, कि अब मान लो आप ये समझो, क्या ये वाला केस एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीरो के बाद में ये नेगेटिव भी आ गया। क्या ये वाले केस एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कैसे आ गए यहाँ पर ये आ रहा है ना, मतलब मैं चलो लिख ही देता हूं, तो ये वाला केस भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, ये वाला केस भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा डायग्राम में। अच्छा क्या डाउनवर्ड डायग्राम पॉसिबल है क्या, देखो अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं तो भैया जीरो के बाद में नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं, मतलब डाउनवर्ड में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती, ठीक है। तो अब क्या क्या हमारे पास में केस बने, ये चार केस बने, क्या ये केस आपस में कंबाइंड हो सकते हैं क्या, क्यों बताओ बच्चों। हाँ केस कंबाइंड हो सकते हैं सर जी, मैं इस केस को और इस केस को कंबाइंड करके एक ही लाइन में सॉल्व कर सकता हूँ, इन दोनों केस को भी मैं एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी ना, इसको समझो, मैं यहाँ पर थोड़ा ये रफ करता हूँ ना, इसको भी मैं इसी के साथ कंबाइन करूंगा, कारण है क्योंकि ये जो लूप है ना वो इधर तो आ सकता है ना, सॉरी इधर अगर मान लो कि मैं एक डायग्राम ऐसा बनाऊं, आप सोचो एक बार को, ऐसा एक डायग्राम आपने बनाया टच करता हुआ, क्या ये एक्सेप्टेबल है कि जीरो के बाद पॉजिटिव आ रहा है, कि हाँ एक्सेप्टेबल है, चाहो तो इन दोनों को आप आपस में कंबाइन कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मतलब कि अब मैं इन दोनों केसेस में, इन दोनों के दो केस लेता हूँ, चार की जगह दो केस कर दिए, ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो दिस इज द केस वन और दिस इज केस टू, या फिर ऐसे केस वन ले लेते हैं, ये छोटा है और ये केस टू बड़ा है थोड़ा सा, ऐसे ले लेते हैं, दो पॉसिबिलिटी आ सकती है आपके पास में। अब देखो मैं यहीं से सवाल को सॉल्व करूंगा, प्लीज बड़े ध्यान से समझना इन बातों को, पूरा कंप्लीट आंसर तक निकालेंगे। केस वन, केस वन के हिसाब से अगर हम जाएं तो डी कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ग्राफ ऑलवेज अपवर्ड ओपन बनेगा, एंड साथ में क्या होना चाहिए, अपवर्ड ओपन है तो टी कैसा होना चाहिए, सॉरी ए कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये हमारे पास दिस इज द केस वन, ये होना चाहिए। केस टू की अगर मैं बात करता हूं, अपवर्ड ओपन ग्राफ है, कटआउट टच नहीं कर रहा है, तो है ना, ये पहले तो ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो होना चाहिए इसके लिए, बट यहाँ इक्वल टू आ रहा है तो डी बराबर जीरो हो सकता है, दोनों कंबाइन करके हमने ये केस लिखा। नाउ केस टू की बात करते हैं। केस टू में क्या बात कर रहे हैं कि भाई ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, मैं इनको हटा देता हूं जो मेरे काम के डायग्राम नहीं है ना, थोड़ी देर के लिए, आप लोग समझ गए ना। अब देखो मैं इन दोनों पर फोकस कर रहा हूं, मैं इनको येलो या ब्लू कोई कलर आ जाएगा क्या, ब्लू कलर लेते हैं ना। देखो आप इन दोनों को समझिए, इन दोनों केसेस को अच्छे से कलर लेते हैं, इन दोनों केसेस को समझो आप। पहली बात तो देखो इस पे जाएं तो कंबाइंड केसेस से लिखते हैं ना, पहली बात तो डी कैसा हो सकता है हमारे पास में, डी है ना, इक्वल टू जीरो भी लगा दो ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाला डायग्राम बस हम वो केस काउंट कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पहली बात तो देखो समझो कि एफ ऑफ जीरो की बात करें तो यहां से शुरू करता हूं मैं ना, एफ ऑफ जीरो, या फिर ऐसे समझाते हैं ना, डी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पहले तो रूट्स रियल होने चाहिए, ठीक है, एक बात तो हमने ये दिखा दी। एंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड बोल रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं एंड को, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। एंड फिर क्या होना चाहिए कि इसका जो वर्टेक्स है वो इस साइड ही होना चाहिए, मतलब माइनस बी अपॉन टू ए कैसा होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, या फिर जीरो से छोटा भी हो जाए ना, बराबर भी चलेगा। एंड, एंड अगर हम बात करें साथ की साथ, तो हमारे पास में अगर बात की जाए कि एफ ऑफ जीरो का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो ये बात हमें समझ आप बात पॉइंट आया ना।
तो डी हम लिख लेते हैं, डी कितना आया था -16t² प्लस का 1, ये डी आया था मेरे पास में। एफ ऑफ जीरो भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है, डायग्राम से अगर देखें तो एक्स बराबर जीरो पुट किया तो 5t-1, एफ ऑफ जीरो ये आया। ठीक है, उसके बाद में -b/2a भी कैलकुलेट कर लेते हैं। -b/2a कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2t-1/t आ जाएगा। तो 2t-1/t यहाँ से, दिस इज ओके। ये हमारे पास 3 पॉइंट आए ना। अब हम सॉल्व करते हैं 1/1 हर एक पॉइंट को। इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं ना तो -16t², देखो मैं कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर दूंगा ना। यहाँ से माइनस साइन आपने कॉमन ले ही लिया, 16t² - 1 यहाँ पर आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आया। माइनस साइन से डिवाइड किया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, फैक्टर कराएंगे तो इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। t-1/4 से छोटा होना चाहिए या t1/4 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि t कोफिशिएंट ऑफ a कितना है, t है ना, tx² ही था ना हमारे पास में ना, ये है tx²। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे फाइनल आंसर आएगा हमारे पास t ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। ये केस 1 का आंसर आया। नाउ केस 2 पे चलते हैं। d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 है ना, वैसे इक्वल टू 0 भी लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, केस काउंट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा है ना। वर्टेक्स अपना यहां से भी जा सकता है ना, इसलिए वहां पे इक्वल टू 0 भी लगाया है ना। ओके नाउ अब पॉइंट समझो। चलो है ना, अपने ये वाला केस भी लेके चले तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। चलो लगा दिया हमने। नाउ डी ग्रेटर देन 0 लिखा, तो डी का मतलब क्या हुआ, -16t² प्लस माइनस का 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। अकॉर्डिंग दैट टी कितना आया, -1/4 से प्लस के 1/4 के बीच में आएगा। ठीक, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी फास्ट है। इंटरसेक्शन -b/2a, -b/2a कितना आ रहा है, 2t-1 आ रहा है। तो 2t-1, सॉरी मैं ऐसे लिखता हूं ना, थोड़ा सा बात को ध्यान में रखते हुए कि ये कलर चलो ब्लू ही चलने देते हैं ना, वाइट ले लेते हैं। 2t-1/t कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाद में आपको पता है इंटरसेक्शन लेना ही है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, t जो होना चाहिए 0 और हाफ आ रहा है, तो 0 और हाफ के बीच में होना चाहिए। हाफ पे इक्वल टू का साइन आएगा, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। एफ ऑफ 0 की अगर बात की जाए तो कितना आएगा, 5t-1, 5t-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और t ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 होना चाहिए। ठीक है, ये अपना आंसर आएगा। ओके, बात समझ गए ना। अब पॉइंट समझते हैं, इन सबका मुझे क्या लेना, इंटरसेक्शन, पूरा कंप्लीट आंसर सॉल्व करेंगे ना। अब देखो -1/4 तो यहाँ कहीं ले लिया, इंटरसेक्शन लेने के लिए पता होता है सभी पॉइंट्स को नंबर लाइन में पुट करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 0 यहाँ कहीं आ जाएगा, 1/4 यहाँ कहीं लिखोगे, और 1/5 उससे पहले ही आ जाएगा। 1/5 छोटा नंबर होगा, 1/4 बड़ा नंबर होगा, और 1/2 यहाँ कहीं आ रहा होगा। थोड़ा ऊपर लिख देते ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, ताकि इधर वीडियो पे जो आ रहा है तो वो भी सही से चलता रहे ना। ब्लू लाइन से मतलब येलो लाइन से जाते हैं। ये कह रहा है -1/4 से +1/4 के बीच में, और इन दोनों को इंक्लूड करना है। ये कह रहा है टी कैसा होना चाहिए, 0 और हाफ के बीच में, इसको तो इंक्लूड करना और इसको एक्सक्लूड करना, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, टी कैसा होना चाहिए, 1/5 से बड़ा होना चाहिए, तो 1/5 से बड़ा होना चाहिए और 1/5 इंक्लूड होना चाहिए। तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आंसर आएगा। ये आंसर आया तो मतलब टी कैसा होगा हमारे पास में, 1/5 और 1/4 के बीच में होगा। यहाँ आएगा इक्वल टू का साइन, और यहाँ भी आएगा इक्वल टू, क्योंकि इंक्लूडेड है। ये आ गया, दिस इज द केस 1, और दिस इज ये केस 2 का फाइनल आंसर आया। अब आपको केस के अंदर अगर हम जब बात करते हैं तो केस 1 यूनियन क्या लेते हैं, केस 2 आता है। फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे, फाइनल आंसर में क्यों बोल रहा हूं, ये इसका आंसर था, ये इस केस का आंसर है, बट मुझे तो क्वेश्चन का आंसर निकालना है ना। कितना आ जाएगा, 1/5 से लेकर 1/4, तो ये पूरा ही चला जाएगा, मतलब टी कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। ये इतना बोल रहा है, इसके आगे का बोल रहा है, ठीक है, खत्म बात। तो 1/5 से बड़ा होना चाहिए, तो डी ऑप्शन अपना आ रहा है, 7th का डी ऑप्शन होना चाहिए, 7th का डी 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 डी, बिल्कुल सही जवाब ना, परफेक्ट कैलकुलेशंस के साथ में ना। ओके, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस करना जरूरी था, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती है, क्योंकि जैसे इसमें सवाल में मैंने कैलकुलेशन छोड़ दी, पता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हर कोई बच्चा निकाल लेगा और
सेंटर मिड पॉइंट निकाल देगा, सेंटर आ जाएगा। बट यहाँ पे मैं बता के नहीं छोड़ सकता। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। क्या देखा है क्वेश्चन में, लेट एस इक्वल टू एक सीरीज दे रखा है ना, समेशन ऑफ दिस समथिंग 1 अपॉन समेशन ऑफ दिस, है ना, सब ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो पहले तो क्या करना होगा, मुझे इस सीरीज का सम निकालना होगा पहली बात। उसका सम निकालने के बाद फिर 1 अपॉन समथिंग, फिर 1 अपॉन जो लिखा होगा इस सीरीज का सम निकालना है, मतलब बड़ी बात है ना। दो सीरीज दे रखी है, वेयर ए एन इतना दे रखा है। अच्छा ये जो है ए आर ए वन ए टू ए थ्री, आर का वैल्यू जब 1 पुट करा होगा तो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर बनेगा। उसकी वैल्यू जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये पूछा हुआ है, मतलब ऐसे अगर निकल के आ गया तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं ना। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला काम तो मुझे ए एन निकालना है। अब ए एन निकालना है, देखो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम को देख करके समझ जाना चाहिए कि हिंट के तौर पे कैसे निकाल सकते हैं कि भाई इस सीरीज का सम निकालना है, तो काइंड ऑफ ये एपी ही बनना चाहिए। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप वो देखते ही समझ जाओगे ना, ए एन, है ना। तो देखो जब एक तरीका तो क्या हो सकता है, फंडामेंटल तरीका। आपने क्या किया, मैं इसका दो तरीके से समझाता हूँ ना, एक थोड़ा सा जुगाड़ सा और एक परफेक्ट तरीका ना ए एन निकालने का, सिर्फ और सिर्फ। आपने क्या किया, ए एन पहले यहाँ लिखा हुआ है, चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू, दिस इज 2 साइन स्क्वायर ऑफ एन एक्स, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डी एक्स यहाँ से आ गया, ए एन ही आया। आपने क्या किया, यहाँ से ए वन निकालता हूँ, ए वन अगर कैलकुलेट करें तो 0 टू पाई बाई टू ये आ जाएगा। ए वन जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा, और डी एक्स यहाँ से आ जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, dx तो x आ जाएगा, और इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो यहाँ पाई बाई टू आ जाएगा ए वन। अगर मैं ए टू कैलकुलेट करता हूँ तो 0 टू पाई बाई टू यहाँ से है, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 2x, अपॉन में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ x आ जाएगा, और dx आ जाएगा। ए टू निकाला, ए वन ए टू ए थ्री निकाल रहे हैं। अब ए टू जब निकालेंगे साइन टू एक्स को जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 4 आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए, है ना, साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, 0 टू पाई बाई टू, और यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट आप क्या है 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, या फिर एक तरीका होता है वॉली फॉर्मूला। नहीं पता है तो बच्चों आप इसे याद करना, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर मिलेगा आपको ना। अगर आपने जेई एडवांस तैयारी करी है तो क्लास में सर ने सिखाया हुआ, ठीक है। ओके नाउ तो मैं आपको बताता हूँ, 4 जो यहाँ लिखा, 0 टू पाई बाई टू है तो 2 से कम लिखेंगे, 1 1 से कम जा ही नहीं सकते ना, 2 से यहाँ से स्टार्ट किया, उससे कम जा ही नहीं सकते। और फिर अगर इवन पावर होती तो यहाँ पाई बाई टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 कट के पाई आ गया, मतलब ए वन हमारे पास में पाई बाई टू है, ए टू हमारे पास पाई आया, और वैसे पता है कि वो एपी आएगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से पता चल जाता है हमें। तो ए थ्री का वैल्यू कितना आएगा 3 पाई बाई टू आएगा, जो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे एक बात तो मालूम चला, ए वन ए टू ए थ्री सब कैसे आ रहा है, 80 में आ रहा है, ठीक है। इसका एक और बढ़िया तरीका है ना, अब मैं आपको बताता हूँ उसका जन्यून तरीका, मेथड टू। ए एन बराबर कितना लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ऑफ 0 टू पाई बाई टू, साइन स्क्वायर ऑफ एन एक्स, अपॉन में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अतः मुझे एपी के बारे में पता करना है, तो एपी के बारे में पता करने के हमारे पास दो लॉजिक हो सकते हैं। एक लॉजिक हो सकता है मतलब ए एन और ए एन माइनस वन, इन दोनों का डिफरेंस निकालता है, अगर ये कांस्टेंट आ गया आई विल डिसाइड दिस इज एपी, ठीक है, एक तरीका है। इससे जब आप निकालोगे ना तो क्या है, कुछ ऐसे पहुंच जाओगे आप 0 टू पाई बाई टू, मैं आपको बता देता हूँ क्या रहेगा ना रिजल्ट, साइन ऑफ 2n माइनस वन एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये आ जाएगा। वैसे इसका पता होना चाहिए, क्लास में कराते हैं सर, है ना, कि अगर ऑड है तो इसका वैल्यू जीरो आता है, इसका वैल्यू जीरो आएगा ना। चलो ठीक है, वो समझा दूंगा मैं आपको ना। एक तरीका तो ये हो सकता है, या फिर एक तरीका क्या हो गया, आपने तीन टर्म्स ली, ए एन माइनस वन, ए एन और ए एन प्लस वन, ठीक है। और मैं यहाँ से समझा, क्योंकि यहाँ से क्या पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन, यहाँ से अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो आगे थोड़ा और सॉल्व करना पड़ता है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक लाइन में आप समझ जाओगे। आपने क्या किया, टू टाइम्स ऑफ ए एन माइनस ऑफ ए ऑफ एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन प्लस वन कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं। तो 0 टू पाई बाई टू तो हमने यहाँ लिखा, ठीक है, टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एन एक्स माइनस साइन ऑफ, यहां से कितना बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ एन माइनस वन,
एक्स यहाँ से आया प्लस साइन, साइन स्क्वायर ऑफ एन प्लस वन इंटू एक्स आया। बढ़िया प्रॉब्लम है ना। आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि इतना डिटेल से, क्योंकि ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और सबको सॉल्व करने का और मैनेज करने का एक ही तरीका होता है, ये है ना। अब देखो इसको आगे अब जब फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो मैंने क्या किया, एक फॉर्मूले का यूज किया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये वाला फॉर्मूला मुझे अच्छे ढंग से पता है, ये आता है साइन ऑफ ए माइनस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी आता है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो एक काम करते हैं, टर्म्स कॉन्जुगेटिव है ना, एन इंटू एन माइनस वन, इनको एक साथ दे देता हूँ दो पार्ट में ना, एक पार्ट इसको दे देता हूँ, ठीक है। समझना है ना पॉइंट को, मेरे पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 0 to π/2 अपने यहाँ लिखा, ठीक है। एक तो अपने टर्म ले लिया, साइन स्क्वायर ऑफ एन एक्स यहाँ से लिया, साइन स्क्वायर ऑफ एन माइनस वन एक्स यहाँ से लिया, तो यहाँ क्या लिखोगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखेंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ए में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ तो साइन एक्स आ गया, इनटू में कितना आ जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा। साइन ऑफ ए प्लस बी जब मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, एन एक्स, तो ये आ जाएगा 2n-1 एक्स, ए प्लस बी ये आया, ठीक है। अब मैंने प्लस साइन लगाया, बहुत ध्यान से समझना कैलकुलेशन को, ये आ गया ना। अब मैंने एक दूसरा हिस्सा लिया जो इसके साथ कंबाइन करते हुए ले रहे हैं, ठीक है। तो वहां फॉर्मूला लगा हुआ साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी जब करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, इनटू, फिर आप लिखोगे साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी जब करेंगे तो ये बन जाएगा 2n+1 इंटू एक्स, ये आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स चल ही रहा है, ठीक बात है। तो यहाँ 0 to π/2 तो हमने यहाँ लिखा, साइन एक्स यहाँ ओवरऑल से कॉमन आ रहा था, उसको कॉमन को हमने डिवाइड मतलब कट हो जाएगा ये तो, और ये 2n-1 इंटू एक्स यहाँ से आया, माइनस साइन, साइन ऑफ 2n+1 इंटू एक्स यहाँ से आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये साइन एक्स आ जाएगा, और dx यहाँ से आ जाएगा ना। अब पॉइंट समझो, 0 to π/2 तो हमने यहाँ लिखा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या हम। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी आता है, साइन सी माइनस साइन डी आता है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos सी प्लस डी बाई टू, एक्स एक्स कट गया है ना, और ये आ जाएगा 4n(x)/2 कराएंगे तो 2n(x) इनटू में इनटू में फिर क्या लिखेंगे, साइन सी माइनस डी, तो सी माइनस डी कराएंगे तो 2n(x) कटेगा, -2x आ गया, बाई टू किया तो -x आया, और साइन एक्स भी कट गया, ये कट गया, माइनस साइन आ गया। टू यहाँ लिखा हुआ है, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा सॉरी, साइन ऑफ एन एक्स 2n(x) अपॉन में 2n हमने यहाँ कर दिया, और यहाँ लिमिट लगा देते हैं 0 to π/2। अब π/2 यहाँ जब पुट कराएंगे तो कुछ कट जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब फाइनली ये 0 आ गया, मतलब ये टर्म 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में इसकी वैल्यू अगर 0 आई, इसका मतलब हमने ये डिसीजन ले लिया कि भैया a1 a1 a2 a3 डॉट डॉट जो बनेगा वो आर इन AP, वो AP में होगा। ये डिसीजन आप पहले भी थोड़ी चालाकी से आप ले सकते थे, है ना। A1 आपको पता ही है, A2 आपको पता ही है, ऐसा AP बन रहा है ना। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, जो अल्टीमेटली अभी तक मैंने आपको यहाँ तक ये सारी बात समझाने की कोशिश करी ना। अब हम आते हैं अपने सवाल पर, अभी भी हम सवाल में ही चल रहे हैं, बट सवाल के एक हिस्से पर चल रहे थे ना। सवाल में बहुत सारी बातें पूछी गई हैं आपसे ना, तो थोड़ा सा जगह बनाते हैं और रफ वगैरह कर देते हैं ना। अब देखो हम आते हैं इस सीरीज का सम निकालते हैं, 1/(AR) यहाँ लिखा हुआ है, AR+1 AR+2 और AR+3, इस सीरीज का सम आपको लिखना है, ठीक है ना। अब देखो कुछ पॉइंट समझे, A1 A2 डॉट डॉट करके AN ऐसे लिखा हुआ, ये AP है। अगर मुझे RF टर्म लिखना है तो RF टर्म में क्या लिखूंगा, A1 प्लस R-1 इंटू डी, यही लिखेंगे, ठीक है। A1 का वैल्यू तो हमारे पास कितना आ रहा था, π/2, जो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, फर्स्ट टर्म ये आ रहा है R-1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी कितना आ रहा है, π/2 ही आ रहा है, π/2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इसकी वजह से, और यहाँ कितना आ गया, R π/2 आ गया, दिस इज द AR आया, क्लियर ना। मुझे सीरीज का सम लिखना है, अब समझो बात को ध्यान से बराबर। AR अगर मैं लिखता हूं तो π/2 इंटू आर लिखा, दिस इज AR। AR+1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, π/2 इंटू R+1 आ जाएगा,
दूसरा आ जाएगा ए आर प्लस टू, तो आर इंटू आर प्लस टू यहाँ से लिखेंगे। तीसरा आ जाएगा पाई बाई टू और आर प्लस थ्री हमने यहाँ लिख लिया। ये आ गया ना, तो ये कितना आ जाएगा, पाई अपॉन टू पावर फोर आ जाएगा। समेशन यहां से आ जाएगा आर इंटू आर प्लस वन, आर प्लस टू और आर प्लस थ्री। और बच्चों आपको यहीं से एक बात समझ में आ जानी चाहिए यार, ये तो आपको सारे क्लास में ट्रिक सिखाते हैं, तो इस सीरीज का समेशन हम डायरेक्ट लिखते हैं। मैं आपको ये मेथड का बस हिंट दे देता हूँ ना। अब मैं ये सीरीज का सम कैसे आ गया ना, ये आप मेरे से मत पूछिएगा ना, ये आप खुद प्रैक्टिस करना और देखना सीक्वेंस सीरीज के अंदर जाना कि ना इसका क्या ट्रिक होता है। अगर ऐसे टर्म्स आ रही है ना, एन से स्टार्टिंग है, आर से ना, आर की जगह एन पुट कर दो, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, यहां तक तो लिखा। अब अगला पॉइंट समझो, यहाँ पर आप एन प्लस फोर कर दो और यहाँ फोर से एक आगे फाइव कर दो। ये होती है ट्रिक, जो आपको नहीं पता है तो याद रखो इसको, यही समझ जाओ, ऐसे ही होता है ना। और ठीक है, ऐसे कर सकते हो, बाकी आप इसको बहुत डिटेल से देख भी सकते हैं। यहाँ तक आगे ये बात हमें समझ में ना। अब मुझे निकालना है सम किसका। बड़ा बड़ा झोल झमेले हैं इस सवाल के अंदर ना, एन बराबर वन से लेके इन्फिनिटी तक, इसका उल्टा करके पूछा है। तो देखो 16 यहाँ पर बना, 5 यहाँ पर बना, 16 इंटू फाइव तो 80 आ जाएगा, पाई अपॉन फोर यहाँ से कहीं आ जाएगा ना। यहाँ से अगर मैं देखूं तो n यहाँ लिखा हुआ, n प्लस वन यहाँ लिखा हुआ, n प्लस टू यहाँ लिखा हुआ, n प्लस थ्री यहाँ लिखा है, और ये n प्लस फोर तक अपना जाएंगे। ठीक है, इस सीरीज का सम में लिखना है। सीरीज का सम निकाल दिया, n आ गया। अब देखो यार, ये सीरीज में भी सम को आपको तो कई कई सीरीज आपको सिखा दी है ना। एक तो इस तरह की सीरीज आपको सिखा दी और एक वन अपॉन वाली सीरीज भी सीखने को मिली। या वन अपॉन सॉरी 80 है, तो 80 अपॉन पाई पावर फोर तो बाहर ऐसे कुछ आ गया ना इस सीरीज का समेशन समझो। अब देखो बच्चों, आपको पता है नहीं पता है तो समझना कैसे करते हैं ना। इस सीरीज में देखो सभी एपी में आ रहे हैं, तो पहले और आखिरी का आप डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है, एन प्लस फोर माइनस फोर, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कराओ। यहाँ थ्री आ गया, थ्री को यहाँ डिवाइड कर दो। ठीक है, अब क्या लिखा है, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू यहाँ लिखा हमने, एन प्लस थ्री यहाँ लिखा और एन प्लस फोर यहाँ लिखा। समझ गए बात को बच्चों? आप मेरी बातों को समझते जाना, क्योंकि मेरी बातों का बहुत मोल है। अब देखो यहाँ पर हमने अलग अलग किया, तो n यहाँ से आया, n प्लस वन यहाँ से आया, n प्लस टू यहाँ से आया, n प्लस थ्री यहाँ से आया, माइनस साइन ऑफ। यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री और n प्लस फोर। ठीक है, n बराबर वन टू इंफिनिटी, ये आया ना। अब पॉइंट समझे आप लोग। एन बराबर देखो, अब सीरीज का सम तो वैसे डायरेक्ट आप यहीं से लिख सकते थे ना। अच्छा, इन्फिनिटी सीरीज का सम निकालना है तो थोड़ा सा इसमें भी ट्विस्ट है, बच्चे यहाँ पे भी गड़बड़ कर जाते हैं ना। आप लोग तो क्या एक ही सवाल में कई सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। इन्फिनिटी सीरीज का सम निकालना है, पहले आप एन टर्म्स का सम निकालो। एन बराबर देखो वन पुट किया, तो वन पुट करने से क्या होगा, यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ टू आ जाएगा, यहाँ थ्री आ जाएगा, यहाँ फोर आ जाएगा। वन पुट कराएंगे तो यहाँ आएगा टू, थ्री, फोर, फाइव। एन बराबर टू पुट किया, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। टू पुट करने पे क्या होगा, यहाँ आएगा टू, थ्री, फोर, फाइव, और यहाँ आ जाएगा, टू पुट कर रहे हैं तो हम थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है, आगे हमें जरूरत नहीं पड़ती है, दो टर्म ही लिख रहे होते ना। फिर हम ये वाली टर्म यहाँ लिख देंगे, मैं ऐसे यहाँ लिख ले रहा हूँ, और माइनस ऑफ इस वाली टर्म। बस आपको ये देखना है कौन सा ऐसा कट रहा है। अच्छा, ये ऐसे कट रहा है, ये कटा, ये कटा। ठीक है, ऐसे कुछ जाएंगे तो इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई ना। अब देखो सीरीज का अगर सम की बात कर रहे हैं तो अपना 80 तो यहाँ लिखा हुआ है, और थ्री पाई बाई ऐसे कुछ यहाँ लिखा है। यहाँ से अगर देखें तो वन टू थ्री फोर यहाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टू थ्री फोर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एन में लिखा हुआ है टर्म, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री और एन प्लस फोर यहाँ लिखा है। एन अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो भैया ये तो जीरो को जाएगा, सीधा सीधा जीरो को भेज दो। ठीक है, तो इस बात को अगर समझे तो ये कितना लिखा हुआ है, टू थ्री फोर की बात करें तो 24 लिखा हुआ है, 80 यहाँ लिखा हुआ है ना। तो हमारे पास इस सीरीज का जो आंसर आया वो आया 80 अपॉन में थ्री इंटू पाई पावर फोर इंटू 24 आया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई ना। हमसे पूछा गया इसका आंसर, कहीं कोई मेरे से गलती नहीं हुई हो तो आंसर एकदम सही आ जाएगा। तो 24 पाई पावर फोर तो हमने यहाँ लिखा, एस लिखेंगे तो 80 आएगा, अपॉन में कितना लिखेंगे, थ्री यहाँ से आ रहा है और 24 भी आ रहा है शायद ना, थ्री पाई बाई फोर।
कहीं तो कुछ गलती कर दी है शायद। 3 × 24 यहाँ लिखा हुआ है, इंटू में π/4 यहाँ लिखा हुआ है, तो π/4 से 5 पावर 4 से तो कट जाएगा, 24 से 24 भी कैंसिल हो रहा है, 80 आंसर अब बाई 3 आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। कहीं 3 का टर्म कहीं से आ रहा था, हमने एक बार समझा था 16 यहाँ से आया, कहीं कुछ गलती की है क्या? 3 का टर्म यहाँ से आ रहा है, सॉरी यहाँ से 4 का टर्म आएगा ना, इन दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, यहाँ 4 आएगा, वेरी गुड, गलती पकड़ में आ गई है ना, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 3 की जगह 4 आ रहा है, 3 की जगह 4 आ रहा है, तो यहाँ 4 पुट कराएंगे, यहाँ 4 पुट कराएंगे, और यहाँ से आ जाएगा आंसर 20, ये आंसर आया है ना। तो क्या आंसर दे रखा है इसका? 8वां क्वेश्चन ना, काफी सही और काफी टाइम टेकिंग वाला ना, 20 आंसर आया, सही है भाई, बिल्कुल एकदम सही जवाब है ना। नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इंडिया टाइप का प्रॉब्लम बढ़िया प्रॉब्लम रह गया ना, कई सारी बातें सीखने को मिल गई आप लोगों को ना। आप चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम है, इसमें भी आप कई सारी बातें सीखोगे। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने सच दैट अंडर दिस कंडीशन x-2 से बड़ा होना चाहिए। जैसे आपने इतना पढ़ा तो आपको समझ में आ गया, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम पीएनसी के अंदर। पीएनसी के अंदर मल्टीनोमियल थ्योरम या इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशंस निकाल रहे होते हैं। तो देखो समझो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू यहाँ दे रखा है लेस देन 25। पहले तो लेस देन 25 है, तो मतलब इसके बाद क्या करते हैं आप लोग, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आप एक डमी वेरिएबल लगाते हैं। तो मान लो कि a बराबर 25 ऐसे करके एक डमी वेरिएबल जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू भाई 25 छोटा होना चाहिए, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है 24 हो सकता है, 23 हो सकता है, 22 हो सकता है, ऐसे नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, मतलब इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, तो एक बात तो मुझे समझ में आई कि a कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि a कैसा होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। a बराबर 1 रखो तो वो 24 आ रहा है, a बराबर 2 रखे तो उससे वाला केस आ रहा है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई कि ऐसे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसने बोला है कि x कैसा होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो जब इस इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है ना, इस पॉइंट को समझो, अंडर द कंडीशन x -2 से बड़ा होना चाहिए, y 1 से बड़ा होना चाहिए, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड w कैसा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, और साथ में आपने a भी निकाल दिया, a कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ये बात। तो पहले देखो, जब भी अगर आपको इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, पहले बच्चों यहाँ पर इक्वल टू का साइन लेके आओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। इंटीग्रल सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ इक्वल टू का साइन है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, w ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, और a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखा हो, सब जगह इक्वल टू का साइन आ गया ना। अब पॉइंट समझना, 1 को मैं इधर ले गया, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे आया, y -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही, और w -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, और a -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया ना। इसको अब मैं लिख देता हूँ कैपिटल X मान लेता हूँ, कैपिटल X ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज कैपिटल Y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज कैपिटल Z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज कैपिटल W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दिस इज कैपिटल A मान लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सभी स्मॉल में थे या कैपिटल में मान लिया। अब देखो स्मॉल x का वैल्यू यहाँ से कितना निकला, जब ये दोनों को बराबर कराओगे तो स्मॉल x का वैल्यू कैपिटल X -1 आया, समझना यहाँ से, यहाँ मैंने लिखा कैपिटल X -1, ठीक है। ये लाइन हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, वो भी सिखा दूंगा आपको। y कैसा आ जाएगा, स्मॉल y का वैल्यू लिखेंगे कैपिटल Y +2, स्मॉल z बराबर कैपिटल Z ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल w बराबर कितना आ जाएगा, कैपिटल W +4, और यहाँ से स्मॉल a का वैल्यू कितना जाए, कैपिटल A +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए बात को, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब समझो पॉइंट, पॉइंट समझिए, मेरा पॉइंट है ना, क्या कहना चाह रहा हूँ, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, बराबर 25, बराबर में 25। अब देखो कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z प्लस कैपिटल W प्लस कैपिटल A यहाँ लिखा हुआ है, ठीक बात है। अब इनका सम लिखते हैं, तो देखो -1 और +2 किया तो +1 यहाँ से आया, +4 यहाँ से आया तो प्लस का 5 हो गया, प्लस का 1 +6 आ गया, और 19 इधर जाएगा तो 19 आ जाएगा, ठीक है ऐसे आ गया। अब क्या ये क्या लिखा हुआ, इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक बच्चों, इस इक्वेशन का मुझे क्या निकालना है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन।
और ये कितने आते हैं 19 प्लस कितनी टर्म्स है यहाँ पर, 3 और 2 5 है, तो 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1। आई होप आपको ये बात पता होगा ना। 90 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 ले लेते हैं ना, 23 C4। यही आंसर है, आपसे सॉल्व करोगे तो वो आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर ना, श्योर ना, चेक करने की जरूरत नहीं है। आई होप बच्चों आपको ये वाली प्रॉब्लम अब समझ आ गई होगी ना, बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी, ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम था, आपसे होनी चाहिए थी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, है ना। मैं समझाऊंगा क्यों आपको, है ना। ये प्रॉब्लम लाजवाब है, समझाते कुछ कुछ प्रॉपर्टी आप सीखोगे, मतलब हर प्रॉब्लम में ना कुछ गजब की बात है यार, सीखने वाली बात है। इसका इंटीग्रेशन नहीं दे रखा, वैल्यू ऑफ एन निकालो। ठीक है बच्चों, अब कुछ कुछ पॉइंट आप सीखो, मैं डिब्बे में सिखाऊंगा। ठीक है, पहली बात तो आप सीखो, अगर जीरो से लेकर के किसी फंक्शन को और इंटीग्रेट कर रहे हो और फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक है, ये बात तो समझ में आ गई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। और इस ओवरऑल का अगर पीरियड लिखूंगा तो वन आएगा। इसका पीरियड आ रहा है वन और इसका पीरियड आ रहा है 1/3, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो वो वन आएगा, मतलब ओवरऑल का पीरियड वन आ जाएगा। एक बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जीरो से लेकर एन टी तक अगर एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड टी और एन इंटीजर है, ये कितना आ जाएगा एन टाइम्स ऑफ जीरो टू टी लिख देंगे, और एफ एक्स डी एक्स एन का इंटीजर होना जरूरी है। एक प्रॉपर्टी जो सबको पता होता है, मुझे भी याद है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एम टी से अगर एन टी तक इसको इंटीग्रेट किया और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको चाहो दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हैं। एम टी से जीरो गए एफ एक्स डी एक्स, और जीरो से लेकर के मैं एन टी तक गया एफ एक्स डी एक्स, ये किया है ना। इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो माइनस ऐसे लिखोगे, जीरो से लेकर एम टी लिखेंगे, माइनस साइन आ जाएगा, एम यहाँ से बाहर निकालेंगे, एन यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा एन माइनस एम इंटू जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। इस बात को अब आप याद रखोगे। तो क्या बात आपको याद रखनी रही कि अगर मान लो अगर एम टी से अगर एन टी तक जा रहे हैं तो उसको टी से डिवाइड किया आपने, इसको पीरियड से, यहाँ एन आया पीरियड से डिवाइड करने का, इसको पीरियड से डिवाइड किया तो एम आया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एन माइनस एम आ गया। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई कराएंगे और जीरो से एक पीरियड का उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक बात, इसका पीरियड कितना आ रहा है, वन वन आ रहा है, तो वन से डिवाइड किया एन आया, इधर एन आया। मतलब ओवरऑल सवाल की मैं बात करूं तो भैया ये तो टू टाइम्स, सॉरी टू एन टाइम्स ऑफ जीरो टू वन ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है थ्री टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस का वन अपॉन, अपॉन में कितना लिखा हुआ है, थ्री टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन और डी एक्स। इतना लिखा है कि नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, अल्टीमेटली इसको इंटीग्रेट करना है, यहां तक है ना। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो टू वन में, पर थ्री टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये जो ब्रेक हो रहा है ना, कैसे कैसे ब्रेक हो रहा है। देखो अब इसका भी आप ग्राफ बनाने का तरीका समझो। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे कि भाई पहले तो जीरो टू वन में आपने, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ, जैसे बनाते हैं नॉर्मली, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ये बनाया, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, यहाँ वन लिखेंगे, यहाँ टू लिखेंगे, यहाँ थ्री लिखेंगे। ठीक है, बट आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थ्री एक्स का, तो जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको यहाँ डिवाइड लगा दो, थ्री, थ्री और थ्री से यहाँ डिवाइड लगा दिया, लगा दिया। अभी फाइनली अल्टीमेटली कैसा आ गया, जीरो टू वन में आ गया। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन लिखना भी सीखो। इस लाइन का इक्वेशन कितना है, एक्स आएगा। ठीक बात है, इस लाइन का मैं इक्वेशन लिखूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, x माइनस, देखो स्लोप तो कितना आएगा, वन आएगा, इसका नीचे जाएगा तो माइनस वन पे कट करेगा, तो अब क्या है ये कहाँ कट करेगा, माइनस वन अपॉन थ्री पे जाके कट करेगा। ये बात भी समझाता हूँ मैं आपको, हर एक वैल्यू, सॉरी है ना, ऐसे नहीं समझो आप इसको, ऐसे समझो। ये लाइन हमारे पास में क्या बनेगा, पहले x माइनस वन बनेगा, इस लाइन की क्वेश्चन क्या बनेगी, x माइनस टू बनेगी। हर एक y की वैल्यू क्या हो, वन अपॉन थ्री से कम हो गया, तो ये भी वन अपॉन थ्री यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर भी वन अपॉन थ्री आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, समझे बात को, एक बार और समझा देता हूँ ना। से हम बात करते हैं थ्री फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थ्री एक्स, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ थ्री एक्स लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, थ्री एक्स तो हमने यहाँ लिखा, एक्स अगर मान लो वन बाई टू से लेके टू एक्स से जा रहे हैं, तो थ्री एक्स हमारे पास कहाँ से कहाँ जाएगा
ना बच्चों अब एक काम करते हैं, यहाँ तक तो हमने ऐसे लिख लिया ना। अब देखो आप इसके बाद समझो कि इस पॉइंट को मैं ऐसे ऐसे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब देखो एक बात तो आपको समझ में आई कि भाई इसको जब इंटीग्रेट करना है तो भाई जीरो से लेकर वन बाई थ्री में वेरी कर रहा है, वन बाई थ्री से टू बाई थ्री और टू बाई थ्री से वन में जा रहा है। तो पहला काम तो हमने किया, इसको ब्रेक कराया। पहला काम ब्रेक कराया, जीरो टू वन बाई थ्री तक जाएंगे। थ्री टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस का वन अपॉन में आ जाएगा थ्री एक्स फ्रैक्शनल पार्ट और प्लस वन डी एक्स। यहाँ से आ जाएगा वन बाई थ्री से लेकर के टू बाई थ्री तक वेरी कराएंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस का वन अपॉन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थ्री एक्स प्लस का वन डी एक्स आ जाएगा। दूसरा हमने लिखा टू बाई थ्री से लेकर के वन लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लिखेंगे तो थ्री टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। और दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थ्री एक्स प्लस का वन डी एक्स यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात तो समझ में आई। अब देखो पॉइंट समझो, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब मुझे क्या करना है, इसका वैल्यू लिखना है। आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को जीरो टू वन बाई थ्री में जब गए तो भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखेंगे। मतलब इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा, थ्री एक्स ही आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो आ जाएगी। ऊपर तो आ गया थ्री एक्स प्लस वन आ गया। नीचे वाले पार्ट को मैं क्या लिखूंगा, थ्री एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ थ्री एक्स। एक्स कैसे वेरी कर रहा है, जीरो से लेके वन बाई थ्री, तो जीरो से लेके वन तक ही जाएगा। जीरो से लेके वन तक गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू तो थ्री एक्स आ जाएगा और डी एक्स आ गया प्लस साइन ना। अब मैं वन बाई थ्री से लेकर के टू बाई थ्री तक जा रहे हैं, तो थ्री यहाँ पे लिखा हो, इसको लिखेंगे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना इन दिस इंटरवल। तो यहाँ से बना भैया थ्री एक्स प्लस का वन अपॉन में, यहाँ से अगर इसको समझे तो थ्री एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ थ्री एक्स। एक्स कैसे वेरी कर रहा है, वन बाई थ्री से टू बाई थ्री तक, मतलब वन बाई थ्री पुट कराएंगे तो वन से लेके टू तक जा रहा है, मतलब ये आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वन डी एक्स आ जाएगा प्लस साइन ना। टू बाई थ्री से लेकर के अगर उसे वन तक इंटीग्रेट कराएंगे, ठीक है। तो टू बाई थ्री से लेकर वन तक गए तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखा, मतलब इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा, अगेन जीरो आ गया, मतलब ऊपर तो आ गया थ्री एक्स प्लस वन ही आ गया। नीचे की अगर बात करें तो भैया थ्री एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ थ्री एक्स लिखेंगे। तो टू बाई थ्री पुट किया तो टू से लेके थ्री तक जा रहा है, तो टू से लेके थ्री तक गया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, थ्री एक्स माइनस टू, मतलब टू आ जाएगा, तो डी एक्स कैसे आएगा, मतलब ये आ गया फाइनली, है ना। ऐसे इसको ब्रेक करना रहेगा। और ना जैसे आपने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया आंसर, उसके बाद आप आगे सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं ना। अब इसको आप आंसर सॉल्व कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है बट आप कर लोगे आपसे, और ना ये कैसे थोड़ा हिंट दे देता हूँ, इसको अलग अलग कर देना, ये तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। थ्री एक्स माइनस वन है तो यहाँ माइनस वन प्लस वन कर देना, देन अगले स्टेप में इसको अलग अलग करके सॉल्व कर देना। यहाँ माइनस टू है तो एक काम करते हैं, माइनस टू और प्लस टू कर देते हैं, फिर अगले स्टेप में अलग अलग करके आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू कैन फाइंड द आंसर। क्लियर बच्चों, आई होप आपको इस वाली डीपीपी को सॉल्व करके कई सारी बातें सीखने को मिली है ना। नाउ एक क्विक समराइज कर देते हैं ना, क्विक समरी प्रॉब्लम्स को एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि जरूरी है। तो देखो लास्ट से चलते हैं, ये वाला प्रॉब्लम बहुत बढ़िया था, इसमें एक दो कंसेप्ट सीखने को मिले। ये डायरेक्ट हमारे पास प्रॉब्लम था, इसमें कंसेप्ट सीखने को मिला, इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इसमें भैया सीरीज में दो तीन टाइप की सीरीज का सम निकालने का तरीका सीखा, और एक यहाँ से हमने एक पॉइंट सीखा कि भैया एपी में आ सकती है टर्म्स ना। एक हमारे पास नॉर्मल क्वाड्रेटिक का पैराग्राफ था, मतलब क्वाड्रेटिक का पैराग्राफ था ना, ठीक है। इस वाली प्रॉब्लम में भी गजब की बात सीखी कि एम इंटू एन और एन इंटू एम के डिटरमिनेंट में बात को ध्यान रखना है। ये वाला प्रॉब्लम भी सही था ना, ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम था, और इस वाली प्रॉब्लम भी बढ़िया बात थी ना, ठीक है ना। ये वाला प्रॉब्लम भी ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा भी आया होगा, समझ भी आया होगा, ठीक है। ऐसे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और खुश रहिए ना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।